हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने समझा था कि हर एक पार्टिकल के हर एक एक्सिस में हाफ kBt एनर्जी प्रेजेंट होती है। फिर हमने पढ़ा था कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल O2 एंड N2 के पास ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों होती है। उनके पास ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए होती थी बिकॉज उनके पास ट्रांसलेशन के अलावा रोटेशनल एनर्जी भी होती थी। एंड हमने पढ़ा था कि अगर एनर्जी ट्रांसलेशन पर प्लस अगर हम एनर्जी रोटेशन करें तो पहले तो तीनों एक्सिस पे उनके पास ट्रांसलेटेड एनर्जी प्लस उनके पास दो एटम्स है तो उनके पास दो रोटेशनल एनर्जी होगी, जो कि होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एंड ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड। ये फॉर्मूला था टोटल एनर्जी का जब हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एंड उनके पास ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल एनर्जी है। नोट दैट ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स अ टर्म टू द एनर्जी दैट रिमेन कांस्टेंट स्क्वायर ऑफ द रोटेशनल वेरिएबल ऑफ मोशन। यहाँ पर ये लाइन कही गई कि जितनी भी रोटेशनल एनर्जी होती है, जैसे कि ट्रांसलेशन एनर्जी होती थी वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसी जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगुलर स्पीड की या एंगुलर वेलोसिटी की। आगे चलते हैं। ये रहा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे रोटेट कर रहा होगा। एक इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है एंड एक इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से दो रोटेशनल एनर्जी हमारे को मिल रही है। आगे चलते हैं। We have assumed that O2 molecule is a rigid rotator. Rigid rotator मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो ट्रांसलेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है, बट वाइब्रेट नहीं करता है। वो मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट नहीं करता है बट ट्रांसलेट कर सकता है एंड रोटेट कर सकता है, उसको रिजिड रोटेटर कहते हैं। और हमने अज्यूम कर रखा है कि ऑक्सीजन एक रिजिड रोटेटर है बिकॉज हमने उसकी ट्रांसलेशन एनर्जी की ही बात करी है एंड रोटेशनल एनर्जी की बात करी है। दिस assumption थ्रू फाउंड टू बी ट्रू। ठीक है, ये assumption ट्रू फाउंड होती है ऑक्सीजन के लिए पर हमेशा वैलिड नहीं होती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ये चीज करेक्ट है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक रिजिड रोटेटर की तरह वर्क करता है, उसके पास ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल एनर्जी है, उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है। बट सारे टू डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये चीज हर टाइम ट्रू नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है। तो मॉलिक्यूल लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर हैज मोड ऑफ वाइब्रेशन। किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशन रोटेशन के साथ वाइब्रेशनल मोड भी होता है। वाइब्रेशनल मोड का मतलब ये कि जो एटम होते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो अपने मीन पोजीशन पे एक डायमेंशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। एंड इस एनर्जी वाइब्रेशन का फॉर्मूला होता है हाफ m dy बाय dt स्क्वायर प्लस हाफ k y स्क्वायर dy स्क्वायर। ओके, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की हम बात करें तो उसके पास जो टोटल एनर्जी हो जाएगी cy का होल स्क्वायर, वो हो जाएगी एनर्जी ट्रांसलेशन, एनर्जी रोटेशन एंड एनर्जी वाइब्रेशन। ये उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी एंड EV इसकी क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी है। जहां पर K क्या है, फोर्स कांस्टेंट है ऑसिलेटर का, और Y क्या है, Y एक्सिस पे वाइब्रेशन है मॉलिक्यूल के। हाफ m dy बाय dt स्क्वायर प्लस k y स्क्वायर वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो वाइब्रेशन इक्वेशन में हमने देखा कि हाफ m dy बाय dt का होल स्क्वायर वाली टर्म कंटेन करके रखती है। ओके, कंटेन स्क्वायर टर्म वाइब्रेशनल वेरिएबल ऑफ मोशन ऑफ y एंड dy बाय dt स्क्वायर एंड हाफ k y स्क्वायर भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसके पास हमारे पास dy बाय dt टर्म है एंड एक y टर्म है। इस पॉइंट में हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर नोटिस करेंगे जो हमने इक्वेशन लिखी थी
एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस एनर्जी वाइब्रेशन प्लस एनर्जी रोटेशन कि इन सब की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कंट्रीब्यूट करते हैं खाली एक स्क्वायर टर्म। सारी इक्वेशन में हर एक एक्सिस पे कोई एक स्क्वायर टर्म ही एग्जिस्ट करती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वाली में खाली ये हाफ के वाई स्क्वायर टर्म ही कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है हाफ के वाई स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह एक्ट करेगा, एंड हाफ एम डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी की तरह एक्ट करेगा। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी का फीचर है। आगे चलते हैं। जो क्वाड्रेटिक टर्म आती है एनर्जी के इक्वेशन में, उसका मतलब ये है कि उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल, उस टाइप की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है कोई भी मॉलिक्यूल। We have seen that in thermal equilibrium at absolute temperature T, हमने चेक किया था कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम बन रखा है किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T में, तो हर एक ट्रांसलेशन मोड के पास जो एवरेज एनर्जी होती है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी ऑफ हाफ एम वी वाई स्क्वायर, एवरेज एनर्जी ऑफ हाफ एम वी जेड स्क्वायर किसके इक्वल होती है? हाफ केबीटी के इक्वल होती है। ये हमने जान लिया है। द मोस्ट एलिगेंट प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल स्टैटिकल मैकेनिक्स स्टेट दैट दिस इज सो फार ईच मोड ऑफ एनर्जी। तो एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन है जिसका हम प्रूव नहीं करेंगे, बट हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ रहे हैं ये थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, एंड थर्मोडायनेमिक्स की पैरेलली एक और फिजिक्स की ब्रांच चलती है जिसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये जो फॉर्मूला है कि एवरेज किसी भी टाइप की एनर्जी का एवरेज हाफ केबीटी के इक्वल आता है, ये हर चीज पे एप्लीकेबल है, ट्रांसलेशन पे भी, रोटेशनल पे भी एंड वाइब्रेशनल पे भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं कि कोई भी टाइप की आपको एनर्जी दे दी है जिसमें ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल दे रखी है, एंड उसका एवरेज फाइंड करने को कहा गया है, तो आप सिंपली उसका आंसर बिना कुछ कैलकुलेशन करे हाफ केबीटी लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि कितनी एक्सेस की बात करनी है बस। ओके, 1 डायमेंशन है तो 1, 2 डायमेंशन है तो इस जगह 2 आ जाएगा, एंड 3 डायमेंशन है तो 3/2 केबीटी आ जाएगा। That is, in equilibrium, total energy is equal to the distribution in all possible energy mode. तो इसका मतलब ये कि जब भी कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके सम के इक्वल हो जाती है? कौन कौन से हमारे पास एनर्जी मोड है, एंड हम हर एनर्जी मोड को हाफ केबीटी एनर्जी दे देते हैं, एंड इसी चीज को कि हर टाइप के एनर्जी मोड को हाफ केबीटी एवरेज एनर्जी प्रोवाइड करना, इसी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन सबके पास हाफ केबीटी एनर्जी होता है, एंड बिकॉज वाइब्रेशन के पास 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, बिकॉज वाइब्रेट मॉलिक्यूल तभी करता है जब ऊपर नीचे वो मोशन में आता है, तो उसके पास 2 एनर्जी होगी, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना कि वाइब्रेशन की एनर्जी केबीटी होती है। तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपके पास एक एनर्जी ट्रांसलेशन है, एक एनर्जी वाइब्रेशन है और एक एनर्जी रोटेशन है, तो टोटल एवरेज एनर्जी कितनी होगी? तो याद रखना, अगर सब 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन एनर्जी हाफ केबीटी हो जाएगी, रोटेशनल एनर्जी हाफ केबीटी हो जाएगी, बट जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी वो केबीटी होगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 2 केबीटी। ये इस चीज का करेक्ट आंसर होगा, एवरेज एनर्जी। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि वाइब्रेशन के पास केबीटी एनर्जी होती है बिकॉज 2 डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा होता है, या फिर वाइब्रेशन के पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, इसीलिए वो केबीटी होता है, बाकी सब हाफ केबीटी होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इक्विपार्टीशन से एनर्जी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी चीज पे बेस्ड होता है। ओके, कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और इस पे हम कहते हैं कि उसके पास इतना
ट्रांसलेशन मोशन है, इतना रोटेशन मोशन है, इतना वाइब्रेशन मोशन है, एंड हमें कैलकुलेट करके दिखाना होता है कि एवरेज एनर्जी कितना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है हर एक एक्सिस पे हाफ kBt, बट वाइब्रेशनल के लिए kBt बस। एंड यहीं से ही काइनेटिक थ्योरी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो आगे चलते हैं अब। तो जो प्रूफ है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का वो मैं नहीं करा रही हूँ, बिकॉज उसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करने जाएंगे जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में भी पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट, एंड उसका काइनेटिक थ्योरी में कैसे यूज है अब हम उसको समझेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आगे चलते हैं एंड हम समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। वैसे हमने इसकी डेफिनेशन थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में पढ़ी थी कि अगर किसी 1 kg ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा देना है तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। वैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, रिमाइंड कराने के लिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसे स्मॉल एस से लिख रहे थे वो था डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय मास इनटू डेल्टा टी। ओके, तो अगर मास एसआई यूनिट्स मिले 1 kg है एंड टेम्परेचर की एसआई यूनिट्स मिले 1 केल्विन है, तो कितना हीट हमें देना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास 1 kg है एंड जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, कितना हमें हीट प्रोवाइड करना है 1 kg ऑफ सब्सटेंस को कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाए, उसी को ये बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, मैं यहाँ पर फिर से उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। स्मॉल एस इज इक्वल्स टू 1/m डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्यू हमारा हीट है, तो हीट की यूनिट क्या है, जूल, मास की यूनिट केजी एंड टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट जिसे एस एंड इस चैप्टर में हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/m डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, एंड उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी केल्विन। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में भी एग्जांपल दिया था कि 1 किलो का अगर हमारे पास आयरन का एक रॉड है एंड सेम 1 kg का एल्युमिनियम का हमारे पास रॉड है, तो अगर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करना है तो हमें आयरन रॉड पे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड एल्युमिनियम रॉड पे कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये था कि जो एल्युमिनियम के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ा दूर होता है एंड आयरन के केस में बहुत पास होता है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना 1 किलो ऑफ सब्सटेंस के लिए वो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में आता है। बट स्पेसिफिक हीट जनरली डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके वो मटेरियल बना हुआ है। ओके, एंड टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है ही। तो स्पेसिफिक हीट इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, केमिकल कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड टेम्परेचर। ओके, तो ये था अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। हम स्पेसिफिक हीट पढ़ते पढ़ते अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे विच इज मीन फ्री पाथ। तो स्पेसिफिक हीट को बहुत अच्छे से समझते हैं। सो आगे चलते हैं। अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने बताया था कि उस चैप्टर में स्पेसिफिक हीट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी में हम स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एस का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एम। तो यही हमारे स्पेसिफिक हीट का भी फॉर्मूला है। ओके, या फिर डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ओके, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। सो ये है फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक हीट, जहां पर क्यू को किस में मेजर किया जाता है, जूल में, मास को केजी में एंड टेम्परेचर को केल्विन में। गुड, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये सबकी यूनिट्स के बारे में बताया कि मास को केजी में मेजर किया जाता है, स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट
जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा एंड टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। तो स्पेसिफिक हीट सी की एसआई यूनिट बन जाएगी जूल पर केजी केल्विन। हम बार बार इसकी एसआई यूनिट और इसके फॉर्मूले पे इसलिए ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, बट काइनेटिक थ्योरी चैप्टर में नहीं, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में हमसे स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन पूछा गया है, स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। स्पेसिफिक हीट का हमें फॉर्मूला पता है तो हम कैसे उसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं डायमेंशन की, स्पेसिफिक हीट के डायमेंशन की, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायमेंशन ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ मास एंड डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी। हीट जो कि एनर्जी ही है तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml2t-2। मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में कहा था कि फोर्स एंड एनर्जी का डायमेंशन हमें याद रखना है। मास का m हो जाएगा और टेम्परेचर को SI यूनिट्स में K लिखते हैं, केल्विन। ओके, तो मास से मास कैंसिल हो गया, तो स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड कर रहा है? L2t-2 K-1। ये यूनिट होती है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का। इस टाइप की क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में आ रखी है, तो हमें ध्यान रखना होगा इस चीज का। ओके, आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक हीट से एग्जाम्पल कैसा आता है। इफ यू वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर, अगर हमें 2 किलो ऑफ वाटर को का टेम्परेचर 10 केल्विन से रेज करना है एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर कैन बी कैलकुलेट यूजिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो हम क्या कर सकते हैं? कितना हीट चाहिए उस चेंज को लाने के लिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर का स्पेसिफिक हीट ये है। याद कीजिए, हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में समझा था कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके बाद हमने वैल्यू निकाली थी। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें एक्चुअली में पता होती है कि 4.16 जूल पर ग्राम, याद रखना ग्राम में कैलकुलेट किया जाता है, इनटू केल्विन। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, C पता है, M पता है, डेल्टा T पता है हमें, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये केजी में है तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करना होगा। ओके, एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम स्पेसिफिक हीट रेशो के बारे में हमने पढ़ा था एंड मेयर्स फॉर्मूला भी पढ़ा था। उन दोनों की हेल्प से क्या होता है कि अलग अलग गामास की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। गामा आपको याद होगा कि इसके इक्वल था CP/CV के इक्वल था एंड मेयर फॉर्मूले से CP-CV R के इक्वल था। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस गामा का रेशो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइप की गैसेस की। मैंने बताया था कि गामा किस पे डिपेंड करता है। गामा डिपेंड करता है कि गैस मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है। ओके, तो सबसे पहले हम मोनोएटॉमिक गैसेस पे आ जाते हैं। मोनोएटॉमिक गैस का केस ले लेते हैं। एक मोनोएटॉमिक गैस के पास 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ओके, क्योंकि वो जो मोनोएटॉमिक गैस है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में फ्रीली मूव कर सकती है, तो उसका जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो 3/2 kBT होगा। एंड इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3/2 RT हो जाएगा। ओके, एवरेज एनर्जी इज 3/2 kBT। एंड अगर टोटल इंटरनल एनर्जी की बात कर दी जाए, यू की बात कर दी जाए, तो वो 3/2 NkBT हो जाएगा एंड NkB इज R NaKB। तो U किसके इक्वल हो जाएगा? 3/2 RT। ये हमें ध्यान रखना है। ये टोटल इंटरनल एनर्जी है 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस के लिए। हम 1 मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर N मोल की बात करते तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में N भी आ जाता।
तो मोनोएटॉमिक में म्यू इसके इक्वल है, तो म्यू किसके इक्वल है, यू इक्वल है 3/2 RT 1 मोल के लिए, एंड du/dt ही हमारा होता है Cv। तो Cv किसके इक्वल हो गया 3/2 R, एंड हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv R के इक्वल होता है। Cv अगर हमारा 3/2 हो गया, Cv हमारा 3/2R हो गया, तो Cp कितना हो जाएगा हमारा 5/2R। इससे क्या हो जाएगा, गामा Cp/Cv होता है, Cp हमारा 5/2R है, Cv हमारा 3/2R है, तो गामा हो जाएगा 5/3। यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेना, तो गामा हो जाएगा 5/3 मोनोएटॉमिक के लिए। ओके, ध्यान रखना इस चीज का, ये आपको डायरेक्टली याद हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मोनोएटॉमिक के लिए गामा 5/3 होता है। यहाँ पर हमने वही कैलकुलेट किया है कि स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 होता है। ओके, अब हम दूसरे केस पे आ जाते हैं, विच इज डायटॉमिक। तो डायटॉमिक के पास एक्चुअली में डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके पास जनरली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ट्रांसलेशन की, एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रोटेशन की। तो इसके पास टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ओके, तो इंटरनल एनर्जी यू का फॉर्मूला हो जाएगा 5/2 kBT। आप देख रहे हो यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहे हैं, क्योंकि ऐड करके डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर आ रहा है। तो यू का एक्चुअली में एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है F/2 RT, जहां पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो बिकॉज डायटॉमिक के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशन, तो यू का जो फॉर्मूला हो जाएगा 5/2 RT हो जाएगा। ओके, एंड du/dt Cv होता है, तो Cv क्या हो जाएगा हमारा du/dt Cv होता है। तो किसी भी रिजिड डायटॉमिक की बात करें, हमने रिजिड की बात करी है क्योंकि हम वाइब्रेशन नहीं ले रहे हैं। ओके, तो किसी भी रिजिड डायटॉमिक की पास 5/2 Cv होता है। Cp हम निकाल देंगे, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R से, Cp 7/2 हो जाएगा, तो गामा किसी रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 7/5 हो जाएगा। डायटॉमिक, वो भी कैसा, रिजिड डायटॉमिक। मोनो के लिए क्या था गामा 5/3, रिजिड डायटॉमिक के लिए क्या है 7/5। वैल्यूज हम याद रखेंगे, तो इसको हमेशा मेमोराइज करके रखना है। अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल रिजिड नहीं होता तो उसके पास एक वाइब्रेशनल मोड भी होता जो ऐड हो जाता, तो उस केस में Cv जो होता हमारा 9/2 हो जाता। ओके, Cv सॉरी 7/2 हो जाता, Cp हमारा 9/2 हो जाता, गामा 9/7 हो जाता। ठीक है, अगर रिजिड नहीं है, नॉट रिजिड डायटॉमिक। तो ये गामा का फॉर्मूला हो जाता जब हमारे पास कोई नॉन रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 9/7, अगर रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कैसा केस है 7/5, एंड मोनोएटॉमिक के लिए 5/3। अगर हम कोई जनरल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो उनके पास जनरली 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन होता है और कोई F नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है। तो हमें नहीं पता, तो हम जनरल केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 रोटेशन 3 वाइब्रेशन एंड 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन एंड F वाइब्रेशन। तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 3 + FR। ओके, Cv हो गया, Cp उससे हो गया 4 + FR, तो Cp/Cv क्या हो जाएगा 4 + F डिवाइडेड बाय 3 + F, गामा हो जाएगा इन दोनों का रेशो। सो गामा इज इक्वल्स टू 4 + F डिवाइडेड बाय 3 + F। ओके, तो ये कोई जनरल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए था जिसके पास 3 रोटेशन 3 ट्रांसलेशन एंड F नंबर ऑफ वाइब्रेशन है। यहाँ पर F वाइब्रेशन मोड है, वाइब्रेशन मोड।
आगे चलते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं सॉलिड्स में। तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैसे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को समझ के। हम कंसीडर कर रहे हैं कि कोई सॉलिड है जिसके पास n एटम्स है और ई सब अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। n एटम्स है, मीन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हर एक एटम के पास केबीटी एनर्जी होगी। वन डायमेंशन में हर एक एटम के पास केबीटी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। अभी हम खाली वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में उसके पास होगी 3 केबीटी वाइब्रेशनल एनर्जी। इतना हमें क्लियर है? यस, हमें क्लियर है। और कोई सॉलिड जिसका टोटल नंबर Na के बराबर है, तो टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? 3RT के इक्वल हो जाएगा। और अगर किसी कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमने हीट कैलकुलेट करने की कोशिश करी, वो इक्वल हो जाएगा del U प्लस P del V। एंड बिकॉज वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो dQ इक्वल हो जाएगा, del Q इक्वल हो जाएगा del U के। एंड हमारे पास del U क्या है? 3RT। तो del Q क्या हो जाएगा? 3RT, 3R डेल्टा T। एंड डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, C हमारे पास आ गया 3R। तो किसी सॉलिड में उसके पास ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल एनर्जी तो होगी नहीं, उसके पास सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। वन डायमेंशन में वाइब्रेशनल एनर्जी केबीटी होती है। 3 डायमेंशन में वाइब्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? 3 केबीटी। एंड यही हमारी किसके इक्वल होगी? इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता किया कि डेल्टा Q डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर होता है। किसी कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो ये टर्म 0 हो गई इस केस में। एंड डेल्टा Q डेल्टा U के बराबर हो गया। एंड हमने C के फॉर्मूले से C की वैल्यू फाइंड कर ली, विच इज 3R। तो किसी सॉलिड में की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3R की इक्वल होती है। एंड हमने एक टेबल बनाएंगे अभी एंड उससे चेक करेंगे। ये रही वो टेबल। ये टेबल मैंने आपको पहले भी दिखाई है कि सबकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 3R की ही इक्वल होती है, जहां पर R की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.3 होता है, बस कार्बन को छोड़ के। कार्बन एक एक्सेप्शन केस है, बाकी सब एलिमेंट्स को देखो तो ऑलमोस्ट 3R की इक्वल है। तो जो हमने कैलकुलेशन करी है आइडियल गैस के लिए कि C इक्वल्स टू 3R होती है फॉर सॉलिड, वो ऑलमोस्ट ट्रू है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज कार्बन। कार्बन ये 3R प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। अब हम यहाँ का लास्ट टॉपिक समझने जा रहे हैं, विच इज मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंप्लीट होता है। हमें सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम सॉलिड में कितनी एनर्जी है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है एंड उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, उसको कैलकुलेट कर सके। अब हम एक लास्ट टॉपिक समझने जा रहे हैं, विच इज मीन फ्री पाथ। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में। तो मॉलिक्यूल इन अ गैस हैव रेदर लार्ज स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर टाइम रैंडम मोशन में होते हैं, एंड इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड के बराबर होती है। येट अ गैस लीक फ्रॉम द सिलेंडर इन द किचन टेक प्लेस कंसिडरेबल टाइम टू डिफ्यूज टू द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन अगर देखा जाए किसी रूम के कोने में अगर हमने परफ्यूम या सिलेंडर को ओपन कर दिया, तो इसके जो गैस मॉलिक्यूल है इस कॉर्नर तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे। द टॉप ऑफ अ क्लाउड ऑफ स्मोक होल्ड टुगेदर फॉर एन आवर। जो क्लाउड्स होते हैं वो भी क्या गैस मॉलिक्यूल के इकट्ठा होने से बने होते हैं। तो ये जो स्मोक होता है क्लाउड के ऊपर, वो भी बहुत घंटे तक अपने आसपास रहना चाहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि हम जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड के बराबर होती है, बट उनको डिफ्यूज होने में, बिखरने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के वो फाइनाइट होते हैं।
ठीक है, एंड वो हमेशा बाउंड होते हैं और हर टाइम एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं, उनका साइज फाइनाइट होता है एंड वो हर टाइम कोलाइड कर रहे होते हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। ओके, तो एक आइडियल गैस लेते हैं, ये कंटेनर है जिसके में एक गैस है जिसका कंप्लीटली डायमीटर d है एंड वो अपने से d/2 डिस्टेंस पे, अगर ये डिस्टेंस d/2 है, वहां पर एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, उससे जाके टकराना है उसको। अगर हम यहां से लेकर यहां तक उसकी जो डिस्टेंस है उसको एवरेज वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल होती, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, एंड अगर ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, जो कि जिसे हम वी एवरेज कह रहे हैं, इनटू डेल्टा टी। तो हमें ये डिस्टेंस पता चल गई, ये डायमीटर हमें पता है एंड ये इससे जाके टकराने वाला है, कोलाइड होने वाले हैं ये दोनों गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जो एवरेज डिस्टेंस होगी दो कोलिजन के बीच में, उसको बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। एंड अगर ये दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस L है दो गैस मॉलिक्यूल की, तो इस L का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/√2n πd²। ओके, ये जो फॉर्मूला है यही मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है, इसके डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है, हम बस ये जानते हैं कि दो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हमेशा कोलाइड करते हैं एंड अगर सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी v बार है तो दो डिस्टेंस कोलिजन से पहले दो गैस मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ कहा जाता है एंड अगर वो दोनों डिस्टेंस L के इक्वल है तो L का फॉर्मूला हो जाता है 1/√2n πd², जहां पर d क्या है, डायमीटर है गैस मॉलिक्यूल का, ओके, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। सो ये फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का। जनरली हमने देखा गया है कि एट STP L की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 टाइम्स ऑफ डायमीटर होती है, ये हमने STP टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंटली देखा है, बट हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ओके, अगर हमें एस्टिमेट करना पड़ गया मीन फ्री पाथ वाटर मॉलिक्यूल का, अगर उनके टेम्परेचर 373 केल्विन पे है, तो आप देखोगे कि इस फॉर्मूले में कहीं टेम्परेचर है नहीं, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जो रिलेशन है वो n में छुपा हुआ है। n क्या है, n एक नंबर डेंसिटी है, सो नंबर डेंसिटी है तो ये क्या होगा, टेम्परेचर का रेशो भी होगा। एंड हम क्या करेंगे, n हमें पता चल गया, डायमीटर d पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है विच इज PV इक्वल्स टू nRT, कैपिटल nRT, ओके, एंड हम जानते हैं कि जो एवरेज एनर्जी होती है वो किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kBT होती है एंड एवरेज एनर्जी क्या होती है, हाफ m एवरेज ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड एवरेज ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर v बार हम लिख सकते हैं, सो हाफ m v² बार। तो ये रिलेशन होल्ड करता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से एंड ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करने के लिए। तो उन दोनों की हेल्प से जो मीन फ्री पाथ आया है वो इसके इक्वल आया है 1/√2n πd²। ओके, टेम्परेचर की इक्वेशन n के अंदर हिडन है बिकॉज p इक्वल्स टू कैपिटल N/V स्मॉल n हो जाएगा RT। तो यहाँ पर टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन इस n के अंदर हिडन है और डायमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे दी जाएगी एंड अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। एंड इस फॉर्मूले के साथ हमारा चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कंप्लीट होता है।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने गैस के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। हमने आइडियल गैस, किसी रियल गैस को आइडियल गैस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हमने उसके बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हमने मेनली लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे फोकस किया, बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी टॉपिक से आते हैं। फिर उसके बाद हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा एंड हमने CP/CV के रेशो के बारे में पढ़ा। मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए एंड डायटोमिक के लिए भी 2 केसेस हमने पढ़े। अगर रिजिड है तो क्या होगा गामा की वैल्यू, एंड नहीं है तो गामा की वैल्यू क्या होगा, एंड जनरल केस लिया हमने पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का। मोनो के लिए जो रेशो आ रहा था दैट इज 5/3, डायटोमिक अगर रिजिड है तो 7/5, डायटोमिक अगर रिजिड नहीं है तो 9/7, एंड पॉलीएटॉमिक के लिए 4+F डिवाइडेड बाय 3+F, जहां पर F उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड थे। एंड हमने जो लास्ट फॉर्मूला पढ़ा दैट इज ऑफ मीन फ्री पाथ, जो कि इक्वल होता है 1/√2 n pi d²। एंड अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।